भूकंप टॉपिक का नाम है अर्थक्वेक, और ये भी ज्वालामुखी के पार्ट का ही हिस्सा है, ये समझना। ये क्या है, ज्वालामुखी के चैप्टर का ही ये क्या है, हिस्सा है, ठीक। तो देखो इधर हिंदी में बोलते हैं भूकंप, हिंदी में क्या बोलेंगे, भूकंप बोलेंगे, समझ गए। अब जरा एक चीज को नोटिस करके चलना, यहाँ मैंने शब्द लिखा, एक तो लिखा है भू और एक क्या लिखा है, कंप। तो इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेना, भू को हम क्या बोलते हैं, अर्थ। भू को क्या बोलेंगे, अर्थ बोलेंगे, और कंप को क्या बोलेंगे, क्वेकिंग बोलेंगे। अर्थ को क्या बोल देते हैं, या फिर कंप को क्या बोलेंगे, क्वेकिंग। भू माने हो जाएगी पृथ्वी, हिंदी में लिखें, और कंप माने अगर लिखें तो इसमें क्या हो जाएगा, कंपन करना, कंपन करना। तो पृथ्वी का कंपन करना ही क्या है, भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का कंपन करना ही क्या है, भूकंप कहलाता है। या इन सब बातों को छोड़ के अपन एक बात लिख लें कुछ इस तरीके से कि पृथ्वी का हिलना, हिलना या कांपना, या कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का हिलना या कांपना क्या कहलाएगा, भूकंप कहलाएगा, ठीक है। पृथ्वी का हिलना या कांपना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है, ठीक। नोट करो बराबर, हिलना या कांपना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है, ठीक है। नोट करो फटाफट। आगे लिखोगे यह कंपन, आगे लिखो यह कंपन, यह कंपन, यह कंपन, यह कंपन ऊर्जा की विमुक्ति, ऊर्जा की विमुक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं, के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे मान के चलो भूकंप, तो आप सभी लोग जानते हो कि भूकंप क्या होता है। तो भूकंप भाई सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी तरीके का भूकंप आता है तो कुल मिला के बात ये है, जो भूकंप है वो तरंगों के रूप में चलता है, और भूकंप अगर तरंगों के रूप में चलेगा तो सिंपल सी बात एक फंसती है कि तरंगों में क्या होती है, ऊर्जा। तो सिंपल बोल दिया कि यह कंपन ऊर्जा की विमुक्ति के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है, या बोल सकते हैं इट इज ओरिजिनेटेड बाय द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, इट इज ओरिजिनेटेड बाय द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। तो अपन ने देखा कि टॉपिक अपना कौन सा है, भूकंप टॉपिक है, और भूकंप टॉपिक को अपन ने इस शब्द में तोड़ा था, भू धन कंप, और इसके अलग अलग क्या निकाले थे, अर्थ निकाले थे। समझ गए बात को, चलिए। या फिर एक चार और लिख सकते हो, अंतर्जात बलों के कारण, एक परिचय और लिख सकते हो, अंतर्जात बल, एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। अंतर्जात बलों के कारण, अंतर्जात बलों के कारण, अंतर्जात बलों के कारण भी कंपन उत्पन्न होते हैं, कंपन उत्पन्न होते हैं। अंतर्जात बलों के कारण भी क्या, कंपन उत्पन्न होते हैं। तो सिंपल सी अपनी थ्योरी बन गई कि भूकंप को अपन इन 3 लाइनों से डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल में भूकंप क्या है, ठीक। तो नोट करो फटाफट ये वाली चीजें, ये वाली चीजें नोट करो। फिर जानेंगे अपन लोग भूकंप आने के कारण क्या है, फिर जानेंगे भूकंप आने के कारण क्या होते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग देखो, भूकंप आने के कारण। भूकंप आने के कारण, भूकंप आने के कारण। नंबर पहला कारण लिखो, प्लेट टेक्टोनिक। पहला कारण लिखोगे प्लेट विवर्तनिकी,
प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेटों का खिसकना, यह अपन लोग पढ़ चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। जब दो प्लेटें आपस में पास आती हैं या दो प्लेटें आपस में क्या है दूर जाती हैं, तो उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिकी क्रिया बोलते हैं। और प्लेट विवर्तनिकी जो क्रिया है उसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है, भूकंप उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, या तो ये एक दूसरे के क्या आ रही हूँ, पास आ रही हूँ, तो भूकंप उत्पन्न होगा। क्योंकि क्या है, जैसे ये पास आएंगी टकराएंगी तो एक धमक उत्पन्न होगी और उस धमक से क्या है एक एनर्जी रिलीज होगी और वो किसको जन्म देगी, भूकंप को जन्म देगी। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं प्लेट विवर्तनिकी, और प्लेट विवर्तनिकी मैं अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब जरा इसमें समझना कि प्लेट विवर्तनिकी से भूकंप तो आते हैं, ये भूकंप का कारण तो है, लेकिन अब जरा देखो एग्जाम्पल देखो इसके, लिखोगे जापान का भूकंप 2021, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा जापान का भूकंप 2011, जापान का भूकंप 2011। ठीक है, किस तरीके का भूकंप कहाँ आया था, जापान में आया था 2011 में। जब क्या था, जापान और प्रशांत प्लेट टकराई थी। जब जापान प्लेट और प्रशांत प्लेट आपस में क्या हुई थी, टकराई थी। ये दोनों प्लेटें आपस में क्या कर रही थी, टकराई थी। उसी वजह से क्या है, जापान में भयंकर भूकंप आया था 2011 में, और ये भूकंप लगभग 8.9 रिएक्टर का था। यह भूकंप 8.9 रेक्टर का था। ठीक है, रेक्टर क्या होता है, मर्करी स्केल क्या होगी, सिस्मोग्राफ क्या होगा, सब कुछ आगे सीखने को मिलेगा, परेशान मत हो। 8.9 का था। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ था, जापान में रिजल्ट ये निकला था कि यहाँ का संदेही एयरपोर्ट, ठीक है, संदेही एयरपोर्ट, और साथ ही साथ पता है क्या है, एक चीज और लिखोगे, फुकुशिमा एटॉमिक स्टेशन, ये दोनों चीजें क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। ठीक है, ये चीजें क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो पहला कार्यक्रम ये बना कि ये वाली चीज जापान का एक एग्जाम्पल अपन ने लिया, और ये वाली चीज क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। ठीक, यहाँ अपन ने इसे छोड़ दिया। ठीक, ये वाला कार्यक्रम हुआ था, यानी एक एग्जाम्पल ये बन गया। एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में लिखोगे, एग्जाम्पल 2 लिखो, इंडोनेशिया का भूकंप 2004, इंडोनेशिया का भूकंप 2004। इंडोनेशिया का भूकंप 2004। इसमें क्या हुआ था, भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट से टकराई थी। बर्मा माने म्यांमार वाली प्लेट, बर्मा प्लेट से टकराई थी। और जैसी दोनों प्लेट आपस में टकराई तो यहाँ पे क्या हुआ, सुमात्रा में भूकंप आया। इंडोनेशिया में एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है, सुमात्रा द्वीप। उस द्वीप का नाम क्या है, सुमात्रा द्वीप पर क्या आया था, भूकंप आया था। काफी तीव्र भूकंप था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वहाँ पे एक द्वीप है, उसके आसपास ही, जिसका नाम क्या है, सुमात्रा, वहाँ पे द्वीप आया था। ठीक है, इससे अपना फायदा क्या हुआ था, फायदा क्या, भूकंप से फायदा क्या हो सकते हैं, घाटे ही होंगे। तमिलनाडु का नागपट्टनम जिला प्रभावित हुआ था। ठीक है, और उसके बाद अपन बोलते हैं इंदिरा पॉइंट ये डूब गया था। ये डूब गया, डूबने का मतलब ये नहीं है नष्ट हो गया, डूबने का मतलब ये जल स्तर ऊंचा हो गया था। ठीक है, प्रभावित हुए, ये चीजें क्या है, प्रभावित हुई, ये चीज है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल बनता है कौन सा, ये बनता है, तो ये बन जाता है
एग्जाम्पल 2, ये क्या बन जाएगा, एग्जाम्पल 2 बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और लिख लो, एक एग्जाम्पल और लिख लो, भुज का भूकंप 2001, भुज का भूकंप 2001, भुज का भूकंप 2001, भुज का भूकंप 2001। देखो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, इसमें क्या हुआ था, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, यूरेशियन प्लेट से क्या हुई थी, टकराई थी। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। ठीक, आगे देखो, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। ठीक है, लिखो भुज गुजरात में, भुज कहाँ पे है, गुजरात में, भुज गुजरात में काय में आता है, जोन 5 में आता है। जोन 5 क्या होता है वो चीज़ समझ जाओगे आगे भी, जोन 5 में आता है। और कच्छ किस तरह आया था, काफ़ी अच्छा खासा भूकंप आया था ये वाला। ठीक है, ठीक, तो एक कारण अपना बनता है क्या कि भूकंप आने के कारण में पहला कारण दोस्त क्या था, प्लेट विवर्तने की, ये वाला कारण था। पहला कारण कौन सा था, प्लेट विवर्तने की, इसका पहला कारण था। पहले कारण के एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, नोट कर सकते हो इस तरीके से। तो प्लेट विवर्तने की से भूकंप आते हैं। दूसरे कारण लिखोगे, दूसरा कारण लिखोगे ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट। इसमें देखो, इस क्रिया से भी, इस क्रिया से भी भूकंप उत्पन्न होते हैं, भूकंप उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हो, फिलीपींस का भूकंप, फिलीपींस का भूकंप, या लिख सकते हो हवाई द्वीप के भूकंप, हवाई द्वीप के भूकंप। लिख लो, फिलीपींस का भूकंप और हवाई द्वीप के भूकंप, ये वाला लिख सकते हो 1991, फिलीपींस का भूकंप और हवाई द्वीप के भूकंप। एक कारण ये भी होता है ज्वालामुखी विस्फोट का, ज्वालामुखी जैसे विस्फोट करेगा धमाके के साथ विस्फोट होता है और क्या है, पृथ्वी कांप जाती है। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न विस्फोट से वे क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है, अब लिखोगे बड़े बांध का निर्माण। तीसरा कारण हो सकता है बड़े बांध का निर्माण, बड़े बांध का निर्माण। बड़े बांध के निर्माण में क्या होगा, देखो जरा, मान के चलो ये तल है और ये अपन ने क्या बना दिया, डैम बना दिया। ये अपन ने क्या बना दिया, डैम बना दिया। और डैम बनाया, और डैम बनाने में क्या होगा, ये तो नदी है, ये क्या है, नदी जल। ठीक है, ये क्या है, बांध है, और ये क्या है, धरातल है। ये क्या है, धरातल। उसके बाद देख रहे होगे देखो, ये हो गया धरातल। अब ये धरातल में देखोगे नीचे ये क्या है, ये हो जाएगा मैग्मा, क्योंकि लिथोस्फीयर के नीचे क्या है, मैग्मा ही तो है। लिथोस्फीयर के नीचे क्या है, मैग्मा।
ये क्या भरा हुआ है? मैग्मा। अब इससे डिपेंड क्या करता है, इस पर देखो, जब बड़े बांध में पानी का अत्यधिक भंडार होता है, लिख लो पहले, बड़े बांध में पानी का अत्यधिक भंडार होता है, पानी का अत्यधिक भंडार होता है, ठीक है। जो धरातल पर दबाव उत्पन्न करता है, जो धरातल पर दबाव उत्पन्न करता है, और जैसी धरातल पर दबाव उत्पन्न होगा वैसे ही मैग्मा में दबाव उत्पन्न होता है, और जैसे मैग्मा में दबाव उत्पन्न होगा तो ये हलचल करता है, उत्पन्न होता है, और मैग्मा में हलचल उत्पन्न होती है, और भूकंप उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। अब जरा देखो ध्यान से इधर, जैसे मान के चलो ये पूरा पानी है, इसने दबाव लगाया क्या चीज पे? इस धरातल पे। इस वाले पार्ट पे अगर दबाव लगेगा तो ये वाला धरातल यहाँ दबाव लगाएगा, ये वाला धरातल कहाँ दबाव लगाएगा? यहाँ दबाव लगाएगा। और मैग्मा में जब दबाव लगेगा तो ये मैग्मा हल्का सा नीचे आएगा, क्योंकि ये तो सेमी लिक्विड रूप में है, और इस तरीके से जब नीचे आएगा तो यहाँ से हटा हुआ मैग्मा कहीं और क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। समझ गए बात को? और कहीं और अगर ये दाब लगाएगा तो सिंपल सी बात ये निकलेगी कि भाई जहाँ और दाब लगा रहा है ये, तो वहां पे ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा और वहां के धरातल को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए यहाँ से बड़े बांध के निर्माण भी क्या है? भूकंप में सहायक होते हैं। और ये वाला क्षेत्र जो है ना, वो 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कर सकता है? डिस्पेंस कर सकता है। 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र को डिस्टर्ब कर सकता है इस प्रकार का भूकंप। समझ गए? ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 50 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो क्या हो सकता है? इससे प्रभावित हो सकता है इस प्रकार के भूकंप से। समझ गए? तो ये पॉइंट क्या है? इंपोर्टेंट पॉइंट है बड़े बांध का निर्माण, ठीक है। अपन से परीक्षा में सिर्फ ये पूछता है उनमें से कौन सा भूकंप के लिए उत्तरदायी कारक होगा, तो अपन ने सिंपल ऑप्शन आएगा कि बड़े बांध का निर्माण। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि बड़े बांध जो है वो किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। समझ गए बात को? यानी पूरा मैंने तुम्हें बता दिया, समझा दिया कि किस तरीके से कार्यक्रम होता है, ठीक है। और वैसे एक तरीका और भी होता है इसमें, क्या कि जैसे मान के चलो पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी कैसी? गोल, और ये क्या कर रही है? राउंड कर रही है। तो जब भी कहीं पानी, जैसे तुमने देखा होगा, अगर तुम अपने सर पे एक बाल्टी रखे हो और अगर उस बाल्टी में थोड़ी सी तुमने क्या करी? हलचल उत्पन्न करते हो, तो जैसे ही हलचल उत्पन्न करोगे तो बाल्टी का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ने लगता है। समझ गए? तो इसी प्रकार जब पृथ्वी रोटेट भी करती है तो बड़े बांध में तो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भरा है ना, और पानी भरा होने की वजह से उस पानी में भी क्या है? एक एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिससे क्या है? बड़े भूकंप आने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये जो है, ये 3 प्रमुख कारण होते हैं भूकंप आने के। अन्य छोटे कारण क्या होते हैं? अन्य छोटे कारण क्या हैं उन्हें समझ लो। अन्य कारण क्या हो सकते हैं? सुरंग खोदना एक ये कारण हो सकता है, छोटे छोटे कारण हैं। दूसरा, खदानों का धस जाना, ठीक है। तीसरा हो सकता है क्या कि अपन लोग बोलते हैं खनन विस्फोट, ठीक है। अगला अपन बोल सकते हैं मिसाइल रॉकेट परीक्षण, मिसाइल अथवा रॉकेट परीक्षण। ये सारे जो छोटे छोटे कारक हैं, ये सब क्या करते हैं? भूकंप के उत्तरदायी कारक हैं। भूकंप के अन्य छोटे उत्तरदायी कारक है। छाप लो इन्हें फटाफट, छोटे छोटे हैं, ठीक है।
और लिख सकते हो क्या, एक आध और लिख लो, 5 कर लो और क्या। लिख सकते हो घनी इमारतों का बनाना, घनी इमारतों को बनाना, ये सब चीजें क्या है, भूकंप के कारण है। समझ गए? इस प्रकार से 3 प्रमुख कारण पहले वाले थे, ये वाले। पहला कारण तो बता ही दिया, 3 एग्जाम्पल बता दिए इसके। पहला भूकंप प्लेट विवर्तने की, दूसरा कारण ज्वालामुखी विस्फोट से कैसे कैसे आए थे, बड़े वाहन निर्माण से कैसे आता है, और अन्य कारण इससे क्या फंसते हैं। तो ये वाली चीजें क्या कहलाती हैं, भूकंप के कारण होते हैं। ये भूकंप के कारण है। यहीं पे एक चीज छाप लो, भूकंप का पूर्व अनुमान। भूकंप का पूर्व अनुमान कैसे लगा सकते हैं, तो देखो भूकंप का जब पूर्व अनुमान लगाते हैं तो कैसा लग सकता है। नंबर 1 बात जो होती है, जब भी बड़ा भूकंप आने वाला होता है तो रेडॉन गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है। रेडॉन गैस का उत्सर्जन इंक्रीज हो जाता है, उत्सर्जन बढ़ जाएगा। रेडॉन गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है, यानी एक्सक्रीशन ऑफ रेडॉन गैस विल बी इंक्रीज। रेडॉन गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है, कोई दिक्कत है ही नहीं, बढ़ जाएगा। दूसरा लिखोगे, पशुओं का आचरण चेंज हो जाता है। पशुओं का आचरण, ठीक है, जो उनका बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि कुत्ते भौंकना शुरू कर देंगे। कुत्ते क्या है, भौंकना शुरू कर देगा, साथ ही साथ भागना शुरू कर देता है इधर उधर, क्योंकि कुत्ते को पराश्रम तरंगें और अपश्रम तरंगें क्या है, थोड़ी सी महसूस हो जाती हैं। ठीक, उसके बाद चींटी, उसके बाद दीमक, ये सब अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। ये सब अपने क्या हो जाएंगे, बिल से बाहर आ जाएंगे। जैसे कि पक्षी, पक्षी क्या है, मतलब बोलते हैं ना, ट्विटरिंग करने लगते हैं, जैसे कि चहचहाने लगते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं। तो ये वाले जो प्रमुख कारण हैं, जिस सब होते हैं भूकंप का पूर्व अनुमान। ये तो भाई हो गए क्या, अन्य कारण, और ये क्या कहलाते हैं, भूकंप के पूर्व अनुमान। इस चीज को दिमाग में रखना, ये सब क्या है, भूकंप के पूर्व अनुमान है। ठीक है, नोट करो, ये सब भूकंप के पूर्व अनुमान होते हैं। नोट करो फटाफट, ये सब क्या है, भूकंप के पूर्व अनुमान है। सारी चीजें भूकंप के पूर्व अनुमान है। अब जरा देखो, अब एक चीज समझने वाली, जैसे एक पॉइंट लिया अपन ने, एक पॉइंट लिया, या फिर एक शब्द देखो, एक शब्द होगा फोकस, और इसे हिंदी में बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। जहां भूकंप उत्पन्न होता है, जहां भूकंप उत्पन्न होता है, जहां भूकंप उत्पन्न होता है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, या क्या बोल देते हैं, केंद्र बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं, सेंटर बोल देते हैं, या क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। समझ में आ गया। अब एक शब्द मिलेगा अधिकेंद्र। एक शब्द मिलेगा अधिकेंद्र। अधिकेंद्र को बोलते हैं एपी सेंटर। अधिकेंद्र को क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। मीन्स भूकंप केंद्र के ठीक समकोण पर बनता है। क्या कहने का मतलब ये है, समकोण मीन्स राइट एंगल, यानी 90 डिग्री पर बनता है, 90 डिग्री पर बनता है। और भूकंप सबसे पहले जब महसूस भी यही होता है, भूकंप सबसे पहले महसूस भी, क्योंकि अपन लोग तो धरातल पे ही रहते हैं, धरातल पर आएगा तभी तो महसूस होगा। तो इस तरीके से क्या बन जाता है, समकोण पर बन जाता है। ठीक, तो ये वाली चीज क्या हो जाती है, अधिकेंद्र बन जाता है। ठीक, यानी अपन ने ये वाली चीज तो वहां भी समझ सकते हो,
यहाँ अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, तो जैसे मान के चलो ये सेंटर है भूकंप का, ये क्या हुआ सेंटर हुआ, तो यहाँ से यहाँ पे क्या बनेगा एपी सेंटर बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा एपी सेंटर, तो ये क्या कहलाएगा फोकस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा फोकस। और यहाँ से धरातलीय तरंग चलना क्या हो जाएंगे शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। और कुछ तरंगें अपन ने ये वाला ध्यान हो ऐसा एक चित्र बनाया था कि अलग अलग प्रकार की तरंगें चलने लगती हैं, ठीक है। तो दो शब्द समझने थे, अधिकेंद्र क्या होता है और एक केंद्र क्या होता है, एक सेंटर क्या होता है और एक अधिकेंद्र क्या होता है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं ऑटो। अब चलो आगे, अब आगे चलोगे और आगे अपन को जानना है भूकंपीय तरंगें। आगे अपन को क्या जानना है भूकंपीय तरंगें। और भूकंपीय तरंग देखो दो ऑप्शन थे तुम्हारे पास, मैंने ये जो भूकंपीय तरंगें हैं यहाँ में लिख रहा हूं भूकंपीय तरंगें, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसे बोलते हैं अर्थक्वेक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स, या इन्हें बोला जा सकता है सिस्मिक वेव्स। क्या बोल सकते हैं सिस्मिक वेव्स बोल सकते हैं, अर्थक्वेक वेव बोल लो या सिस्मिक वेव बोल लो। अगर हकीकत की बात देखें तो ये चीज मैं चैप्टर 1 में लिखा चुका हूं, अगर हकीकत देखें तो ये भूकंप तरंगें 3 प्रकार की थी ना, पी एस और एल। यहाँ अपन लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी, तो वहां पे अपन लोग प्रत्यक्ष स्रोत में पढ़ रहे थे कि भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय तरंगें अपन ने 3 भाग में निपटाई थी, पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। चाहो तो वहां से कॉपी कर सकते हो, चाहो तो वहां से कॉपी कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग कहोगे नहीं सर फिर से बताओ ये सब, तो मैं एक बार तुम्हें 5 मिनट में बता ही देगा, ठीक है। नहीं तुम लोग कहोगे कि बताया नहीं, क्योंकि नंबर उनके नोबड़े हो। देखो 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। वैसे तो यार देखो अपन बोलते हैं कि 2 प्रकार है, वैसे तो कैसे हैं 2 प्रकार, क्योंकि देखना 2 भागों में बांटा जाता है तरंगों को। एक तो होती है बॉडी वेव्स, जो तरंगें, याद समझना, जो तरंगें फोकस से उत्पन्न होती है ना, जो तरंगें फोकस से, केंद्र से उत्पन्न, उन्हें हम बोलते हैं बॉडी वेव्स। क्या बोला जाता है बॉडी वेव्स बोलते हैं। और जो धरातल पर चलती हैं, और जो धरातल पर चलती हैं उन्हें हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। धरातल का मतलब ही क्या होता है सरफेस, तो कोई स्पेशल चीज नहीं थी। जो यहाँ से उत्पन्न होती है डायरेक्टली गहराई में उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है बॉडी वेव्स, और जो धरातल पर चलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं सरफेस वेव्स बोलते हैं, कोई खास चीज नहीं है। अब जरा देखो अपन जानते हैं कि यहाँ पे कौन सी वेव लिखी जाएगी, पी वेव्स लिखी जाएगी, पी वेव्स। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, या प्राथमिक चट्टान सॉरी प्राथमिक तरंगें। P4 प्राइमरी हो जाएगा, अब तो कोई समस्या नहीं आएगी। इसे क्या बोलते हैं भाई द्वितीयक तरंग, द्वितीयक तरंगें बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं इसे एल वेव्स, और उन्हें सेकेंडरी बोल दो, एस एस फॉर सेकेंडरी, एस लिखना है यहाँ पे एस। एस वेव्स। और ये कौन सी होती हैं एल वेव्स, यानी लव वेव्स बोली जाती हैं। लव नामक वैज्ञानिक ने खोज करी थी इनकी, और ये कहलाती क्या है धरातलीय तरंग। क्या कहलाती है धरातलीय तरंगें कहलाती है। ये तरंगों के क्या है प्रकार होते हैं जो अपन लोग जान चुके हैं, ठीक है। इन्हें अपन पृष्ठीय भी बोल देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ मैं जितना जानते हो। इससे अपन लोग पृष्ठीय धरातलीय बोल देते हैं। अब देखो सारी चीजें लिख चुके हूँ मैं, एक बार तुम्हें क्या है रिवीजन बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो लाइन से चीज को समझी लो। ये एक प्रकार की ध्वनि तरंगें हैं। ये कैसी होती हैं ध्वनि तरंगें होती है। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट बताऊंगा। ये एक प्रकार की क्या होती है ध्वनि तरंगें होती हैं। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ये एक प्रकार की क्या होती हैं प्रकाश तरंगें होती हैं। ये एक प्रकार की क्या होती है प्रकाश तरंगें होती हैं।
प्रकाश तरंगें होती हैं। अब समझना नंबर 2 पॉइंट में लिखना, ये सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये चाहे पहले मेन पॉइंट लिखो, पहले यार मेन पॉइंट लिखते हैं अपन लोग, उसके बाद अपन कुछ काम करेंगे। पहले मेन पॉइंट लिखो। ये क्रस्ट मेंटल कोर से गुजर सकती हैं। ये क्रस्ट मेंटल और क्रूड से गुजर सकती हैं, यार देखो एक चीज और लिख सकते हो कि ये तीनों माध्यम से गुजर सकते हैं, ठोस द्रव गैस। ये भी लिख सकते हो कि ये ठोस द्रव गैस तीनों से गुजर सकती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे लिख सकते हो ये क्रूड से गुजर सकती हैं, ये क्रूड से गुजर सकती हैं। ये कैसे गुजर सकती हैं? क्रूड से गुजर सकती हैं। तीसरा नंबर लिखोगे, तीसरा नंबर लिख सकते हो, इनकी स्पीड कितनी होती है? 8 से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसकी कितनी लिख सकते हो कि भाई 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यही तो अपन ने सारी चीज लिखी थी कि इनकी जो चाल है वो कितनी हो जाएगी? 8 से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड और 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। समझ में आ गई बात को? ठीक। ये कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? तो लिखो केंद्र में उत्पन्न होती हैं, केंद्र पर उत्पन्न होती हैं। और ये भी दोस्तों कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? केंद्र पर ही उत्पन्न होती हैं। ये वही रिपीटेड बात कर रहे हैं अपन लोग। ये भी कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? केंद्र पर ही उत्पन्न होती हैं। समझ गए बात को? अब देखना है इनकी थोड़ी कुछ विशेषताएं लिखो। ये सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती है। सिस्मोग्राफ, जिससे भूकंप मापने का जो तकनीक होती है, उससे यंत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती है, सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये आगे पीछे धक्का देकर चलती हैं। ये आगे पीछे धक्का देकर चलती हैं, धक्का देकर चलती हैं, ठीक है। ये भूकंप तरंगों में विशेष लिख लेना, आगे पीछे धक्का देकर चलती हैं, इन्हें ध्यान रखना, ठीक है। उधर लिखोगे, ये सिर्फ धरातल पर चलती हैं, ये सिर्फ धरातल पर चलती हैं, धरातल पर चलती हैं। सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। सर्वाधिक विनाश से होता है, ये जिग जैग फॉर्मेट में चलती हैं, जिग जैग रूप में चलती हैं, जिग जैग रूप में चलती हैं। जिग जैग का मतलब कैसा होता है? ऐसा, इस तरीके से जिग जैग फॉर्मेट में चलती है। समझ में आ गया? और ध्यान रखना, ये जो है अधिकेंद्र पर उत्पन्न होती है। विशेष बात इसकी क्या हो जाती है? ये अधिकेंद्र पर उत्पन्न होगी, अधिकेंद्र पर उत्पन्न होती है। अधिकेंद्र पर उत्पन्न होती हैं। इनकी स्पीड होती है 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड। और ध्यान रखना, जो तरंग जितनी धीमे गुजरती है ना, सर्वाधिक विनाश करके जाएगी। जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा, कोई तुम्हारे भटाक से झापड़ मार दे तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने झापड़ थोड़ा सा छुआ के मारा अच्छे से तो असर ज्यादा कर जाता है। कोई भी चीज है अपन नीचे से झटके से खींच लें तो इतना प्रभाव नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर धीरे से खींचेंगे तो उसका प्रभाव छूटता है। समझ गए? तो ये वही चीजें हैं, सारी चीज फिजिक्स में ही है, सारी चीज क्या है? घर्षण पे ही चल रही है। तो ये वाली क्या है, अपन ने ये वाली चीजें देखो पहले भी पढ़ ली थी, और कोई कुछ ऑब्जेक्शन ना उठाए या कोई जिन्हें की सर आपने यहाँ नहीं बताई थी, तो मैंने यहाँ पे एक दो पॉइंट और ऐड करके और बता दिए, ठीक है। भूकंपीय तरंगों में 1-2 पॉइंट और ऐड करके बता दिए। समझ गए बात को? चलो 1-2 पॉइंट इसमें और ऐड है, नोट कर लिए। आ जाओ फटाफट आगे। आगे को देखो कि भूकंप में अब क्या रह गया। भूकंप के कारण जान लिए, ठीक है। भूकंप का पूर्वानुमान जान लिया,
भूकंप के अन्य क्षेत्र जान लिए, ठीक है। ये वाली चीज अपन ने पूरी नोट डाउन कर ली है। नोट डाउन करने के बाद अपन ने ये चीज देख ली, सरफेस वेव, बॉडी वेव्स क्या होती हैं। अब देखो भूकंप के प्रकार केंद्र के आधार पर लिखो, या फिर ऐसे लिखो, केंद्र के आधार पर, केंद्र के आधार पर भूकंप के प्रकार, भूकंप के प्रकार, केंद्र के आधार पर भूकंप के प्रकार, केंद्र के आधार पर भूकंप के प्रकार, ठीक है। लिखना है इसमें नंबर एक, नंबर एक उथले तल का, उथले तल का केंद्र, उथले तल का केंद्र। नंबर दो में लिखोगे मध्यम तल का केंद्र, मध्यम तल का केंद्र, मध्यम तल का केंद्र। और तीसरा लिखोगे गहरे तल का केंद्र, गहरे तल का केंद्र, ठीक है। लिख सकते हो डेप्थ फोकस, ठीक है। लिख सकते हो इंटरमीडिएट फोकस, इंटरमीडिएट फोकस। इसमें लिख सकते हो सैलो फोकस, सैलो फोकस। ये इसके क्या है, इसका वर्गीकरण होता है भूकंप के आधार पर। समझ गए बात को, ठीक है। इनका जो उथले तल का केंद्र होता है, यानी भूकंप का केंद्र पृथ्वी की 60 किलोमीटर की गहराई पर, 60 किलोमीटर की गहराई पर मिलता है। ये 60 से 700 किलोमीटर की गहराई पर मिलता है, और ये 700 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर मिलता है। 700 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर कौन सा मिलेगा, गहरे तल का भूकंप। अब ईमानदारी से बताओ, केंद्र पृथ्वी के जितना अंदर होगा उतना ही भूकंप का अनुभव अपन को कम होगा। समझ गए। तो अपन एक बात बोल सकते हैं कि ये वाला जो है, इसमें से सर्वाधिक विनाशी कौन सा होगा, ये वाला होगा। सर्वाधिक नुकसान वाला जो होगा वो कौन सा भूकंप होगा, ये उथले तल का भूकंप होने वाला है। समझ गए, ठीक है। यानी कुल मिला के बात ये है कि जितनी अंदर, जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के जितने अंदर भूकंप का केंद्र बनेगा, जितने अंदर केंद्र बनेगा उतना क्या होगा, अपन को फायदा रहेगी, उतना ही नुकसान क्या होगा, कम होगा। तो तल के आधार पर मैंने क्या किया है, ये पूरे तुम्हें बता दिए कि केंद्र के आधार पर भूकंप के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकारों में क्या क्या सिस्टम है ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। छाप लो फटाफट। एक चीज और लिख सकते हो, अगर विश्व में बात करें तो 85% जो है भूकंप इसी से आते हैं, 12% इस प्रकार के होते हैं, 3% इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। अधिकांश भूकंप जो होंगे वो कौन से प्रकार के होंगे, उथले तल के भूकंप होता है। उथले तल का होगा तभी महसूस होगा, सीधी सी बात है। उथले तल का होगा तभी क्या होगा, महसूस होगा वो। समझ आया। जो उथले तल का होगा वो क्या होगा, उतना ही महसूस होगा, ठीक है। बताओ यहां तक हो गया। उथले तल का होगा, ठीक। आगे लिखो, आगे लिखो इसमें भूकंप, भूकंप प्रभावित क्षेत्र। अगली हेडिंग डालोगे भूकंप प्रभावित क्षेत्र। भूकंप प्रभावित क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र। देखो 3 क्षेत्र हैं भूकंप प्रभावित क्षेत्र, 3 क्षेत्र हैं। पहली हेडिंग डालो परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी।
परिप्रशांत पेटी, वही वाली चीज आ गई फिर से। देखो यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कल वाली बातें हैं सब, ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। यह प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ऐसे देखो प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र है, के चारों ओर का क्षेत्र है, चारों ओर का क्षेत्र है, क्षेत्र है, ठीक है। अब देखना यहाँ प्लेटों का अभिसरण होता है, यहाँ प्लेटों का अभिसरण होता है, अभिसरण होता है, यानी एक दूसरे के पास आती हैं प्लेटें। कैसी आती हैं? एक दूसरे से टकराएंगे, प्लेटों का अभिसरण होता है। इसी वजह से देखते होगे यहाँ कैसे ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, प्लेटों का अभिसरण होता है। आगे लिखोगे, इसी में लिखो चाहे फलस्वरूप, फलस्वरूप, फलस्वरूप भूकंप उत्पन्न होते हैं, भूकंप उत्पन्न होते हैं, फलस्वरूप भूकंप उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आगे लिखो, विश्व के 2/3 भूकंप, 2/3 भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, इसी क्षेत्र में आते हैं। विश्व के 2/3 भूकंप इसी क्षेत्र में आए, क्योंकि यार अपन लोग पढ़ चुके हैं ना कि भूकंप का एक कारण क्या है? भूकंप का एक कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट, अब जिस जगह पे ज्वालामुखी सक्रिय ज्यादा होंगे तो उनमें तो विस्फोट होता ही रहेगा, और विस्फोट होता रहेगा तो भूकंप आते रहेंगे। और सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? परिप्रशांतीय पेटी में, कल वाली स्लाइड में। तो इसीलिए बोला कि विश्व के 2/3 भूकंप क्या है? इसी क्षेत्र में आते हैं। समझ में आ गया? और ये कहां से कहां तक फैली है? न्यूजीलैंड से लेकर फॉकलैंड तक फैली है। लिख सकते हो कि ये न्यूजीलैंड से लेके फॉकलैंड तक फैली है, न्यूजीलैंड से लेके फॉकलैंड तक फैली है, ठीक है, या तक फैली है, तक फैली है। या एक बात और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इसी की जगह पे मैंने उल्टा करके लिख दिया, चाहे यहाँ लिख लो फॉकलैंड, हॉर्न अंतरीप, क्या लिख सकते हो? हॉर्न अंतरीप, एक ही बात है, चाहे हॉर्न अंतरीप लिख दो चाहे न्यूजीलैंड लिख दो। और यहाँ तो न्यूजीलैंड आई गई, उल्टा घुमा के देखेंगे तो इसी को अपन बोलते हैं रिंग ऑफ फायर क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? रिंग ऑफ फायर क्षेत्र है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा था प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर का अग्निवलय, अग्निवलय है, ठीक है, प्रशांत महासागर का अग्निवलय है। और एक चीज और ध्यान रखना, विश्व के सभी ऊंचे ज्वालामुखी, विश्व के सभी ऊंचे ज्वालामुखी, सभी ऊंचे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी यही है। समझ गए दोस्त? कल अपन ने ज्वालामुखी पढ़ा था, ज्वालामुखी में ये वाली चीज अपनी 2-3 लाइन लिखवाई थी मैंने, बस आज पूरा डिटेल में करा दिया बेस पॉइंट, ठीक है। ये हो जाती है कौन सी? परिप्रशांति पेटी। अब कल जो अपन पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे मध्य महाद्वीपीय पेटी। कल मीन्स अपन लोग का सैटरडे को, हाँ कल ही मानो। तो ये वाली जो पेटी पढ़ेंगे अपन लोग, कौन सी पेटी होगी? मध्य महाद्वीपीय पेटी होगी। और फिर जानेंगे अन्य क्षेत्र, और उसके बाद भूकंप के पैमाने सिस्मोग्राफ को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कौन सी रहेगी? भारत में भूकंप के 5 जोन हैं कि उत्तराखंड भूकंप आया था, गुजरात का भूकंप आया था, कैसे कैसे आएगा, दिल्ली में भूकंप किस तरीके से आते हैं, और टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समझ गए? तो ये क्या है? ये अपना पूरा सिस्टम है, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था। मिलेंगे अपन लोग, ठीक है, चलिए।